गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अवनीश कुमार सिंह आज आप लोगों के सामने कक्षा 11 का आरोह से काव्य खंड लेकर चला हूँ दुष्यंत कुमार की लिखी गज़ल, जिसका एक्सप्लेनेशन आप देखेंगे। दुष्यंत कुमार, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के राजपुर नवादा गांव में हुआ था सन 1933 ईस्वी में। इनके बचपन का नाम दुष्यंत नारायण था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से MA किया इन्होंने तथा यहीं से इनका साहित्यिक जीवन आरंभ हुआ। जो वहाँ की साहित्यिक संस्था परिमल थी, उसकी गोष्ठियों में ये सक्रिय रूप से भाग लेते रहे। परिमल हम आप लोग क्लास 10th में पढ़े हैं, जो एक साहित्यिक संस्था थी इलाहाबाद में। फादर बुल्के वाले मानवी करड़ा के दिव्य चमक पाठ में फादर बुल्के जिसमें थे, उसमें परिमल था, जिसमें नवोदित रचनाकारों लेखकों का उत्साहवर्धन किया जाता था, उनकी रचनाओं का विमोचन किया जाता था। परिमल में के गोष्ठियों में भाग लेते थे तथा नए पत्ते जैसे महत्वपूर्ण पत्र के साथ जुड़े भी रहे, उसका संपादक भी किया। उन्होंने आकाशवाणी और मध्य प्रदेश के राजभाषा विभाग में काम किया। अल्पायु में ही इनका सन 1975 में ही निधन हो गया। 42-43 साल की अवस्था में ही। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, साये में धूप, जलते हुए वन का वसंत इत्यादि। गीत नाट्य भी लिखा है। गीत नाट्य मतलब वह नाटक जो गीतों के माध्यम से कराया जाता है। एक कंठ बिस्पाई। उपन्यास भी 2-3 लिखे। छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष, दोहरी जिंदगी, ये 3 उपन्यास लिखे। दुष्यंत कुमार की साहित्यिक उपलब्धियां अद्भुत हैं। इन्होंने हिंदी में गज़ल विधा को प्रतिष्ठित किया। इससे पहले ऐसा माना जाता था कि गज़ल जो है वो उर्दू भाषा के, उर्दू ज़बान है, गज़ल को उर्दू में ही लिखा और गाया जाता है। दुष्यंत कुमार की ही देन है कि गज़ल को हिंदी भाषा में प्रतिष्ठित किया। इनके कई शेर साहित्यिक और राजनीतिक जमावड़ों में लोकोक्तियों की तरह दोहराए जाते हैं, मुहावरों की तरह। साहित्यिक गुणवत्ता से समझौता न करते हुए भी इन्होंने लोकप्रियता के नए प्रतिमान स्थापित किए। साहित्य की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं, चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाए। और उसके बाद भी इन्होंने लोकप्रियता का नया कीर्तिमान स्थापित किया। गज़ल के बारे में वे लिखते हैं कि मैं स्वीकार करता हूं कि गज़ल को किसी की भूमिका की जरूरत नहीं होती। यानी कि जो हम भूमिका बनाते हैं किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने, किसी भी चैप्टर को पढ़ाने के लिए, जो पहले से हम प्री एक्सप्लेनेशन करते हैं, प्री व्याख्या करते हैं, भूमिका बनाते हैं, गज़ल को लिखने या पढ़ने के लिए उस भूमिका की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इन्होंने कहा, मैं प्रतिबद्ध कवि हूं। यह प्रतिबद्धता किसी पार्टी से नहीं, आज के मनुष्य से है। और मैं जिस आदमी के लिए लिखता हूं, यह भी चाहता हूं कि वह आदमी उसे पढ़े और समझे। गज़ल के प्रति या साहित्य के प्रति जो इन्होंने प्रतिबद्धता दिखाई, वो किसी एक विशेष
कंपनी आदमी के लिए नहीं, वो सामान्य जनमानस के लिए लिखते हैं और सोचते हैं, और उनका ऐसा सोचना है कि यह जो हमने लेख लिखा है, कविता लिखा है, पत्र लिखा है, उसको लोग पढ़ें तथा उसके बारे में समझें। इनकी जो भाषा शैली है, तत्सम शब्दों के साथ उर्दू शब्दों का समावेश है। उर्दू तो गज़ल की प्राण भाषा मानी जाती है। कहीं कहीं जैसे शब्दों, तत्सम शब्दों का भी प्रयोग इन्होंने किया है। एक कंठ बिस्पाई शीर्षक गीत नाट्य हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण एवं बहुप्रशंसित कृति है इनकी। इस कविता में इन्होंने जो एक कविता दिया गया है, यहाँ पे गज़ल जो लिया गया है वो साए में धूप, इनका जो गज़ल है, रचना है, उसी से लिया गया है, उसी का अंश है। गज़ल का कोई शीर्षक नहीं दिया जाता है, गज़ल में कोई शीर्षक नहीं होता है, अतः यहाँ भी उसे शीर्षक न देकर केवल गज़ल कह दिया गया है। गज़ल एक ऐसी विधा है जिसमें सभी शेर स्वयं में पूर्ण एवं स्वतंत्र होते हैं। जैसे कबीरदास के दोहा है, प्रत्येक दोहा अपने आप में कंप्लीट है, उसको समझने के लिए अगला या पिछला दोहा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो दोहा पढ़ेंगे उसका कंप्लीट भाव निकलेगा। उसी प्रकार गज़ल को भी कहते हैं, इनका मानना है कि वह स्वतंत्र होता है, उसे किसी भी क्रम या व्यवस्था में पढ़ा जा सकता है, ऊपर या नीचे, पहले या आगे, बाद में, उसको कभी भी पढ़िए, वह अपना अर्थ वही देगा। कुछ दोहा या चौपाई ऐसे होते हैं कि जिनको आप क्रम में नहीं पढ़ेंगे तो उनका अर्थ समझ में नहीं आएगा, क्रम से ही उनको पढ़ना पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि आप कहीं से भी पढ़िए, उन तुरंत आपको समझ आए। जैसे रामचरितमानस अगर पढ़ेंगे तो प्रत्येक दोहा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन कबीरदास की दोहा को आप पढ़ेंगे तो वो स्वतंत्र होता है, कोई भी दोहा कभी भी कहीं से भी पढ़ा जा सकता है। इसके बावजूद जो दो चीज़ें ऐसी हैं जो इन शेरों को आपस में गूंथ कर एक रचना की शक्ल देती हैं। एक रूप के स्तर पर तुक का निर्वाह और दो अंतर्वस्तु के स्तर पर मिजाज का निर्वाह। तुकबंदी होनी चाहिए। तुकबंदी तभी मिलेगी जब ऊपर वाले से मिला नीचे वाले का। तुकबंदी प्रत्येक दोहे का, एक दूसरे दोहे का दूसरे से तुकबंदी होना चाहिए। और अंतर्वस्तु के आधार स्तर पर मिजाज का निर्वाह। मिजाज, मूड बनना ही कहते हैं कि मूड बनाना है, मूड नहीं लग रहा है आज, मूड नहीं बन रहा है पढ़ने में, तो अंतर्वस्तु के हिसाब से लोगों का मूड बनाना गजल का होता है। इस गजल में जो पहला शेर दिया गया है, दोनों पंक्तियों का तुक मिलता है और उसके बाद सभी शेरों की दूसरी पंक्ति में उस तुक का निर्वाह होता है। राजनीतिक और समाज में जो कुछ चल रहा है उसे खारिज कर और उनके विकल्प की तलाश को मान्यता देने का भाव इस गजल में प्रमुख बिंदु है। इसमें कभी राजनीतिज्ञों के झूठे वादों पर व्यंग किया है कि कैसे चुनाव आता है तो राजनेता जनता के बीच आते हैं और झूठे वादे करके उन्हें बहला फुसला कर उनका वोट ले जाते हैं। जो गजल है वो इस प्रकार की है। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए,
कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। यहाँ दरख्तों के साए में भी धूप लगती है, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है। चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। ना हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे, ना हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे। ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही। कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। न हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। अगला गज़ल है कि वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। मैं बेकरार हूँ आवाज़ में वो असर के लिए, वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की, तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की। ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए, ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले। मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, और मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। धन्यवाद। अब आज इस वीडियो में इतना ही। कल हम आपको अगला वीडियो इसका व्याख्या का बना करके भेजेंगे। आज का भी परिचय और इसका रीडिंग हुआ। कल आपको इस पाठ का व्याख्या, इस गज़ल का व्याख्या भेजा जाएगा। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो इसको ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर करिए, लाइक एवं कमेंट करिए। कोई भी सुझाव हो, कोई भी बात हो, आप हमें कमेंट्स करके या हमारे मोबाइल नंबर पर भी हमसे डायरेक्ट फ़ोन करके बता सकते हैं। मोबाइल नंबर है 9450460943। धन्यवाद।